नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को जो है कवर कर रहा हूँ। यूपीएसआई और जेल वार्डन से रिलेटेड प्रेसिडेंट का कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाएगा आपका, तो वो 100% इस वीडियो को देखने के बाद आपका हो जाएगा। ये मैंने पूरी जो है आपकी प्रेसिडेंट की कवरेज इसमें करी है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, संवैधानिक उपबंध मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न दे रखे हैं वो कौन से हैं। देखिए, राष्ट्रपति को जो है भाग 5 में इसको रखा गया है। पार्ट 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, 52 से लेकर 78 तक जो है वो राष्ट्रपति के बारे में संविधान में चर्चा की गई है। संघ की कार्यपालिका, देखिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से संघ की कार्यपालिका में कौन नहीं है, तो आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। संघ की कार्यपालिका मतलब जो एग्जीक्यूटिव जो होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। ठीक है, ये जो होते हैं ये सब जो होते हैं ये कार्यपालिका के पार्ट होते हैं। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है वो बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फिर है भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य का प्रमुख होता है। स्टेट मतलब देखिए, संविधान को जब आप पढ़ेंगे तब संविधान में कंट्री, इंडिया कंट्री के लिए हम बार बार राज्य का एक वो बोला गया है, राज्य ही। उसमें कहीं ये नहीं लिखा रहता कि देश नहीं, वो ये संविधानिक भाषा होती है कि किसी देश को संविधान में राज्य बोला जाता है। ये स्टेट वाला राज्य नहीं है, ये राज्य का मतलब पूरा तरह भारत को संविधान में राज्य बोला जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होगा, मतलब पूरे इंडिया का जो है वो प्रमुख होगा। फिर है भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्वेश्चन एक बार नहीं हजारों बार आया कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। फिर आगे है राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता अखंडता का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक होता है। क्वेश्चन हमेशा ऐसे आते हैं कि निम्न में से कौन जो है वो देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है, तो वो है राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे चुना जाता है उस बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्य एक बार नहीं दोस्तों, हजारों बार क्वेश्चन ये रिपीट हुए हैं। तो कौन कौन भाग लेते हैं, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग तो वोट डालते नहीं है, तो जो वोट डालते हैं वो डालते हैं सांसद और राज्य विधानसभाएं जो होती हैं उनमें जो वो आपके जो होते हैं जो वो सांसद होते हैं और इधर जो है एमएलए होते हैं आपके, वो जो हैं इसमें वोट डालते हैं। लेकिन सभी लोग नहीं डालते। संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, देखिए लोकसभा और राज्यसभा में जो है जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि निर्वाचित सदस्य और नामांकित सदस्य में अंतर क्या होता है। निर्वाचित सदस्य जो होता है वो चुन कर आता है, जिसको कि संसद में हम लोग वोट डालते हैं। जैसे जब आपके 2014 में जो चुनाव हुए, उसके बाद 2019 में जो चुनाव हुए, उसमें हम लोगों ने अपने क्षेत्र से सांसदों को चुना, तो वो हो गए निर्वाचित। नामांकित जो होता है वो राष्ट्रपति कुछ लोगों को प्रत्येक सदन में नामांकित करता है, उसके लिए वो चुनाव नहीं होते हैं। तो दोनों सदनों में मात्र निर्वाचित सदस्य जो होंगे वही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। ऐसे ही राज्य विधानसभा जो स्टेट की असेंबलीज होती हैं उनमें निर्वाचित सदस्य जो होते हैं मतलब जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वही जो है आपका वोट डाल सकते हैं। जो राज्यपाल द्वारा नामांकित किए जाते हैं वो नहीं है। आप यहाँ वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है यूनियन टेरिटरी में दिल्ली और पुडुचेरी, इन दो में ही विधानसभाएं हैं, इन दो में भी निर्वाचित जो सदस्य होंगे वही राष्ट्रपति के चुनाव में आपका वोट डालेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव मतदान की विधि कौन सी होती है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर जो है इनकी जो है आपकी मतदान की विधि होती है। अब ये एक बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है जो कि एग्जाम में नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। फिर है राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है गुप्त होता है, गुप्त मतदान होता है। मतलब हर आदमी किसी दूसरे आदमी को ये नहीं दिखा सकता है कि मैं इसको वोट डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, तो गुप्त मतदान होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद, मान लीजिए जैसे किसी राष्ट्रपति के चुनाव में कोई अगर गड़बड़ी आती है या कोई विवाद देखा जाता है तो उसकी सुनवाई सिर्फ उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है।
क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवादों से संबंधित जो है सुनवाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास एक अधिकार है। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति केवल नामात्र का कार्यकारी होता है, कार्यकारी प्रमुख होता है, और वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। देखिए यहां देखने की है कि राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप की तरह काम करता है कि भाई उसके पास कोई चीज आएगी तो सिर्फ वो मोहर मारेगा और उसके बाद आगे बढ़ा देगा, उसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं है। लेकिन यूएस के, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के पास वास्तविक शक्तियां रहती हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री के हाथ में वास्तविक शक्तियां रहती हैं क्योंकि वो निर्वाचित होकर आता है। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे जो कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट किसी भी तरीके को समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जुड़िए, आप जो है मुझे मैसेज करिए या टेलीग्राम ग्रुप पे जाके जरूर जुड़ जाइए। वहां पर मैं वीडियोस के साथ साथ धीरे धीरे मैं जो भी पीडीएफ्स होती हैं वो भी उसमें देता रहता हूं। राष्ट्रपति बनने की अर्हता मतलब एलिजिबिलिटी क्या होती है, शपथ कैसे लेता है और उसकी शर्तें क्या होती हैं, इस बारे में देखिए। मैं जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी चीज से टॉपिक पढ़ाता हूं तो मेरा पूरा का पूरा टारगेट यही होता है कि टारगेटेड स्टडी हो, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलने चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का। इसीलिए मैं इन सारी के सारी, नहीं तो मैं किसी बुक का पेज उठाऊं और आपको पढ़ाते चले जाऊं। मैं जो है पॉइंट जो है एक्सट्रैक्ट करता हूं कि कौन कौन से पॉइंट एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अब देखते हैं राष्ट्रपति बनने की शर्तें क्या होती हैं। पहली शर्त है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त है वो 35 वर्ष की उसकी उम्र जो है वो 35 वर्ष क्रॉस कर चुका हो। तीसरी जो शर्त है वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो। इसको थोड़ा समझ लीजिए कि जैसे कि हम लोग जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो जो कैंडिडेट जो होता है वो निर्वाचित होने की उसकी भी कुछ शर्तें होती हैं, वो शर्तें पूरी करना चाहिए राष्ट्रपति को, कि राष्ट्रपति एक ऐसा आदमी उसमें ही निर्वाचित हो सकता है या फिर खड़ा हो सकता है उसके चुनाव में जो कि एक लोकसभा के कैंडिडेट, एक लोकसभा के सांसद बनने में भी वो एलिजिबिलिटी रखता हो। अब जब आगे मैं लोकसभा पढ़ाऊंगा तब मैं उसमें बताऊंगा कि एक सांसद के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। फिर उसे संघ या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों आप राष्ट्रपति का जो पद होता है वो बहुत ज़्यादा आपका क्लियर है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें किसी भी पार्शियलिटी की कोई भी उम्मीद नहीं रखी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति को आपका जो है किसी भी संघ यानी कि आपका सेंट्रल या स्टेट के अंतर्गत किसी भी ऐसे पद पर नहीं रहना चाहिए जो कि जिससे कि सेंट्रल और स्टेट से वो पैसा ले रहा हो। ठीक है, कोई नौकरी हो गई या कुछ भी हो गया, ऐसा कुछ नहीं। जैसे ही वो राष्ट्रपति बनेगा वैसे ही उसे जो है त्यागपत्र देना पड़ेगा जहां वो पहले कहीं अगर मान लीजिए किसी भी रूप में वो पद पर विराजमान है। उसके बाद चुनाव में नामांकन के लिए 50 प्रस्तावकों की आपकी जरूरत पड़ती है, जो कि ये कहते हैं कि ठीक है भाई इनको हम जानते हैं और इनको चुनाव में खड़ा किया जाए। 15,000 रुपए का जो है जमानत राशि जो है वो ली जाती है। अगर आपका 1/6 टोटल वोट का 1/6 वोट आपको नहीं मिलते हैं तो आपकी ये जमानत भी जब्त हो जाती है। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि जो भी मैं टॉपिक किसी भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी किसी से भी पढ़ाता हूं उसमें से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कि जिससे कि क्वेश्चन बाहर आ जाए। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेनी होती है। भाई राष्ट्रपति बन गए, शपथ कहाँ लोगे? तो राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसके सामने शपथ लेनी होती है। अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, मौजूद नहीं है, ठीक है, तो उस आपका सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे वरिष्ठतम मतलब सबसे सीनियर जो जज होगा उसके सामने राष्ट्रपति जो है वो आपका शपथ लेगा। उसके बाद राष्ट्रपति बनने के बाद उसे किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। जैसे कि प्रणब मुखर्जी जब थे, जब उनको राष्ट्रपति पद के लिए आपका उसको खड़ा किया गया तो वो लोकसभा के जो है सदस्य थे। उन्होंने जब राष्ट्रपति वो बन गए तो लोकसभा की सदस्यता से उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्यों के लिए उन्मुक्ति प्राप्त होती है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। देखिए राष्ट्रपति जो होता है वो एक बहुत ही बड़ा पद होता है, अगर उसको नॉर्मल पुलिस घुस के उसको गिरफ्तार कर लेगी तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है संकट भी पैदा हो सकता है और एक बहुत ही बेइज्जती की बात है। इसलिए उसके ऑफिशियल जो वर्क होते हैं उसके लिए तो उसको कभी गिरफ्तार किया ही नहीं जा सकता, लेकिन जो उसके
पर्सनल जो मान लीजिए वो पर्सनल कोई काम ऐसा कर देता है जो कि इलीगल है, तो उसको जो है आपका जो है बाद में उसके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती, ये उसको उन्मुक्ति होती है प्रधान। फिर है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो होता है वो उपराष्ट्रपति को देता है। देखिए दोस्तों, शपथ में बहुत लोग गलत करके आते हैं कि शपथ जो है वो उपराष्ट्रपति भी ऑप्शन देता है, आप उपराष्ट्रपति लगा के मत आ जाना। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के सामने वो शपथ लेता है और अपना त्यागपत्र जो होता है वो उपराष्ट्रपति को देता है। फिर राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है, और महाभियोग जो होता है वो संविधान के अनुच्छेद 61 में दे रखा है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दे रखी है, तो वह अनुच्छेद आर्टिकल 61। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग संविधान के उल्लंघन पर ही लगाया जाता है, और किसी भी चीज में राष्ट्रपति के ऊपर जो है आप महाभियोग नहीं लगा सकते, उसको ऊपर सिर्फ संविधान का उल्लंघन पर ही उसके ऊपर जो है आपका महाभियोग लगा सकते हो। राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग लगता है तब 14 दिन पहले उसको नोटिस भेजा जाता है कि भाई अगर आपको अपना पक्ष रखना है या खुद रखना है या किसी दूसरे के तहत रखवाना है तो आप रखवा सकते हैं। फिर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के बाद आपका जो है मतलब जब उसके 5 वर्ष पूरे होने वाले होते हैं तब उससे 6 महीने पहले राष्ट्रपति के पुनः चुनाव करवा लिए जाते हैं, जिससे कि वो सीट जो है वो वेकेंट ना छूटे। अगर किन्हीं रूपों में अगर चुनाव नहीं होते 5 साल तक तो पुराना राष्ट्रपति तब तक उस सीट पर रहता है जब तक कि नए चुनाव ना हो जाए और नया राष्ट्रपति ना चुन लिया जाए। भारत सरकार के सभी जो कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। कोई भी कार्य अगर हो रहा है भारत सरकार में तो वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाएगा। राष्ट्रपति जो होता है कैग मतलब होता है कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होता है, और फिर ईसी इलेक्शन कमीशन, एफसी फाइनेंस कमीशन और राज्यों के गवर्नर, यूपीएससी के सदस्य और चेयरमैन, इन सब की नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति ही करता है। अब इसमें बहुत लोगों का डाउट ये हो जाएगा कि राष्ट्रपति इन सब की नियुक्ति खुद करता है। नहीं, राष्ट्रपति बाउंड है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल के तहत। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल जो राष्ट्रपति से कहेगी राष्ट्रपति को वो मानना पड़ेगा, अदरवाइज संविधान का उल्लंघन कहलाया जाएगा। वो धन विधेयक जब लोकसभा में पेश होता है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी होती है। पहले राष्ट्रपति को अनुमति लेनी पड़ती है कि हम जो है एक लोकसभा में हम धन विधेयक पेश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आकस्मिक निधि, जो आपकी आकस्मिक निधि होती है वो भी राष्ट्रपति के अंडर ही होती है। राष्ट्रपति ही उसे आपका जो फाइनेंस का जो मिनिस्ट्री का जो चेयरमैन वो आपका सेक्रेटरी होता है उसके थ्रू वही ऑपरेट करता है राष्ट्रपति। फिर है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये थोड़ा ध्यान से रखिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति ही करता है। 5 वर्ष में वित्त आयोग जो फाइनेंस कमीशन होता है उसका गठन करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब 5 साल बाद प्रत्येक 5 साल बाद एक नए फाइनेंस कमीशन की जो है नियुक्ति करता है। जब मैं फाइनेंस कमीशन के बारे में बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है और कौन से अनुच्छेद में है। फिर राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। मतलब राष्ट्रपति अगर मान लीजिए किसी बंदे को डेथ पेनल्टी हो चुकी है तो राष्ट्रपति के हाथ में है, अगर वो अपनी याचिका डालता है राष्ट्रपति के पास क्षमादान की तो राष्ट्रपति उसको क्षमा भी कर सकता है। सैन्य न्यायालय मतलब जो आपकी मिलिट्री आर्मी जो न्यायालय होते हैं, आर्मी कोर्ट्स होती हैं, अगर उनसे किसी को अगर मान लीजिए सजा हो रखी है तो वो भी राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है। इसलिए इतनी पावर दी गई है क्योंकि राष्ट्रपति एक जो होता है टॉप लेवल का राज्य का कार्यकारी, मतलब एक तरीके से फेस वही होता है सबसे बड़ा। फिर अंतरराष्ट्रीय संधियां, समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। अगर मान लीजिए यूएस के साथ कोई संधि या समझौता हो रहा है तो वो ये नहीं है कि वो सरकार के नाम पर या प्रधानमंत्री के नाम पर होगा, वो करे कोई भी, लेकिन नाम उसमें जो है राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाएंगे। फिर है आपके भारत की तीनों सेनाओं का सेनापति जो होता है वो भी राष्ट्रपति होता है। यह राष्ट्रपति युद्ध की समाप्ति की घोषणा भी करता है। युद्ध मान लीजिए छिड़ा हुआ है तो उसकी समाप्ति की घोषणा भी वही करेगा, सिर्फ घोषणा करेगा। उसकी अनुमति जो है वो संसद देगी। संसद में बिल अगर आप मान लीजिए हो जाता है कि ठीक है अब युद्ध को समाप्त कर दिया जाए तो उसकी जो उद्घोषणा होगी, जो आपका ऑफिशियल नोटिस होगा वो राष्ट्रपति जारी करेगा।
राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की अनुमति से राष्ट्रीय आपातकाल भी लागू कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल 352, आपका राज्य में जो राष्ट्रपति शासन होता है वो 356, और वित्त जो आपातकाल होता है 360 में दे रखा है। इन सबको लागू करने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, राष्ट्रपति के हाथ में जो मैं बता रहा हूँ ये पावर्स नहीं है, ये पावर्स वो यूज करता है जो उसको प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल कहती है, वही उसको करना पड़ता है। संसद के विधेयक के संबंध में वीटो शक्तियां जो हैं प्राप्त हैं, जिसे विधेयक को एक बार वापस भेजा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति के पास मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर एक बिल आता है, राष्ट्रपति उसको एक बार ही वापस संसद में लौटा सकता है, लेकिन अगर दूसरी बार वही बिल आ जाता है तो उसको साइन करना आवश्यक होता है। ठीक है, इसलिए वो बाउंड हो जाता है। राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकता है। अध्यादेश का मतलब होता है, मान लीजिए आपको पता है कि संसद 12 महीने काम नहीं करती, लिमिटेड समय के लिए संसद जो है वो खुलती है, तो संसद में जो है बाकी मान लीजिए ऐसे समय पर कोई ऐसी विधि बनाने की जरूरत है जिस समय संसद का लोकसभा का सदन नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, राष्ट्रपति जो होगा वो अध्यादेश जारी करके वो नियम लागू कर देगा, और जब आपका संसद बैठेगी उस समय पे वो जो अध्यादेश जारी किया था वो आपका संसद में पेश करना पड़ेगा। अगर वो पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। आगे आपका जो है बस इतना ही राष्ट्रपति से संबंधित जो है वो इतने ही आपके पूरे के पूरे पॉइंट्स हैं। इनको बार बार देखिए और इनको आप एक तरीके से घोल के पी जाइए। कोई क्वेश्चन आपका यूपीएसआई हो या फिर जेल वार्डन हो, यूपी कांस्टेबल हो, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन जो है आपका बाहर नहीं जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, क्योंकि बहुत अच्छी मेहनत लगती है आपको टॉपिक ये सब तैयार करने में। थैंक यू।